गुड इवनिंग। आज हम देखेंगे 10th क्लास हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछे भी गए हैं, रिपीट भी होते हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का हमने पढ़ा भी है, तो आप ये देखने के बाद और इन क्वेश्चंस को देखने के बाद ये भी पता लगा सकते हो कि आपने कितना समझा है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज नोन एज। सिविल कोड को किस नाम से जाना जाता है जो कि 1804 के अंदर आया है? रिवोल्यूशनरी कोड कहते हैं इसको, नेपोलियनिक कोड, सिविल राइट्स कोड, डेमोक्रेटिक कोड। तो इनमें से क्या इसका दूसरा, कौन सा इसका दूसरा नाम है? तो इसका दूसरा नाम है नेपोलियनिक कोड, और ये नेपोलियन के द्वारा ही लाया गया था। इसके 3 प्रोविजंस थे, वो समझने आपको तो जाकर के वीडियो देख सकते हो चैनल पर। सेकंड क्वेश्चन है, डी होगा इसका राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली? यंग इटली के नाम से सीक्रेट सोसाइटी किसने बनाई थी? क्या जोसेफ गैरिबाल्डी ने बनाई है, या काउंट केवोर ने, या जोसेफ मजीनी ने, या विक्टर इमैनुअल सेकंड ने? तो जोसेफ गैरिबाल्डी ने भी नहीं बनाई है। काउंट केवोर ये तो इटली के अंदर हुए, वहां के चीफ मिनिस्टर थे, इटली के यूनिफिकेशन में इनका रोल है। और जोसेफ मजीनी है, ये इटली के रिवोल्यूशनरी है। तो आंसर सी सही है। तो इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप, ये 2 सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने बनाई है। और विक्टर इमैनुअल सेकंड ये कौन है? ये इटली के यूनिफिकेशन के बाद वहां के नए किंग है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन वॉज। तो जर्मनी को यूनिफाई करने में, मतलब एक कंट्री बनाने में किस व्यक्ति का रोल सबसे बड़ा है, या इसको बनाने वाला जो व्यक्ति है उसमें अहम भूमिका किसकी है, वो कौन है व्यक्ति? तो ओटो वन बिस्मार्क है, या केसर विलियम फर्स्ट है, मजीनी है, यहाँ पर जोसेफ मजीनी की बात हो रही है, या फिर ड्यूक मेटरनिक है। तो ड्यूक मेटरनिक तो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, तो वो नहीं हो सकते। जोसेफ मजीनी ये इटली के थे, और केसर विलियम फर्स्ट ये है जर्मनी के किंग बने थे बाद में, इनकी तरफ से शुरुआत की गई थी। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले व्यक्ति हैं ओटो वोन बिस्मार्क। तो ये नाम याद रखना है। जर्मनी के यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था ओटो वोन बिस्मार्क ने, जैसे इंडिया को यूनाइट करने के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रोल प्ले किया था। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ वेना वॉज साइंड इन। ट्रीटी ऑफ वेना कब साइन हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी वो बताना है। 1814 में, 1815 में, 1832 के अंदर, 1871 के अंदर। तो 1871 के अंदर तो जर्मनी यूनिफाइड कंट्री बनता है, इस टाइम की बात नहीं है। 1832 के अंदर ग्रीक जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है। तो 1815 वो ईयर है जब ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुई थी। नेपोलियन को हराने के बाद ब्रिटेन है, रशिया है, ऑस्ट्रिया है, प्रेस है, इन सब कंट्रीज की मिलकर के एक मीटिंग हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी को हम ट्रीटी ऑफ वेना कहते हैं, और ये 1815 के अंदर हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जर्मेनिया बिकेम द एलिगोरी ऑफ। जर्मेनिया नामक जो स्टेच्यू था, जो एक मूर्ति बनाई गई थी, वो किसका रूप है? कौन सी कंट्री को एक व्यक्ति का रूप दिया गया था जिसका नाम जर्मेनिया रखा गया है? क्या फ्रेंच नेशन है वो, या जर्मन नेशन, या इटालियन नेशन, या ब्रिटिश नेशन? तो हमने नोट्स, मैंने आपको नोट्स में लिखवाया भी है, और नाम से भी यहां पर पता लग रहा है जर्मन नेशन। तो जर्मनी जो है, जर्मनी जो कंट्री है, उसको एक व्यक्ति के रूप में, मतलब एक महिला का चित्र बनाया गया था, उसका नाम जर्मेनिया रखा गया था। ठीक है, तो ये वहां से। 6th क्वेश्चन है, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंडेड विथ। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो किसके साथ खत्म होता है? तो ट्रीटी ऑफ वेना 1815, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमें पता है कि 1821 के अंदर शुरू होता है और 1832 में आकर के खत्म होता है। एक ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो 1832 के अंदर होती है। तो इसमें बी और इसमें सी आंसर, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हु सेड व्हेन फ्रांस sneezes
द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ये बात किसने कही थी कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है, मतलब जुकाम हो जाता है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी मेटरनिक ने, ड्यूक मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। इसका नेपोलियन, बिस्मार्क, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ड्यूक मेटरनिक ने एक और बात कही थी, वो मजीने के बारे में थी, और उन्होंने कहा था कि ही इज द मोस्ट डेंजरस पर्सन फॉर आर सोशल ऑर्डर, कि हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति है जोसेफ मजीनी। तो ये एक और स्टेटमेंट है, और एक ये है। ये दो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी यूरोप स्टूड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म क्या कहता है? 19th सेंचुरी के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट उभर के आया, पहले नेशनलिज्म और फिर जो लिबरल वाला आइडिया है, लिबरलिज्म का जो आइडिया, दोनों को एक साथ कर दे तो लिबरल नेशनलिज्म ये बनता है। हमने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों सेंस में पढ़ा है। इनकी जो डिमांड थी, जो चीजें थी, वो भी हमने पढ़ी है। तो ये किस चीज की पैरवी करता है, किस चीज को एडवोकेट करता है, किस चीज की बात करता है? तो क्या ये कहता है कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, की राजशाही, जो निरंकुश शासन है, राजशाही है, वो खत्म हो जानी चाहिए, और क्लेरिकल प्रिविलेजेस वो भी खत्म हो जाने चाहिए, मतलब चर्च के पास जो पावर है वो भी खत्म हो जाना चाहिए। दूसरा, रिटर्न टू मोनार्की, क्या राजा वाला सिस्टम फिर से आना चाहिए। और सी है गवर्नमेंट बाय किंग्स ओनली, कि सरकार जो है उसमें सिर्फ राजा होना चाहिए, उसकी तरफ से सरकार चलनी चाहिए। और डी है कॉलोनियलिज्म, मतलब एक कंट्री का दूसरी कंट्री पे कब्जा हो जाए। क्या ये चीज कह रहे हैं लिबरल नेशनलिज्म को मानने वाले लोग? तो वो कह रहे हैं एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, कि निरंकुश जो शासन है वो खत्म हो जाना चाहिए, और क्लेरिकल जो प्रिविलेजेस है, चर्च के पास जो पावर है वो भी कम हो जाना चाहिए, उसको खत्म हो जाना चाहिए एक तरह से। ये किनकी डिमांड है? लिबरल नेशनलिस्ट जो हैं उनकी ये डिमांड है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट पार्ट ऑफ द यूनिफिकेशन प्रोसेस इन 1871। 1871 के अंदर जिस कंट्री का यूनिफिकेशन हुआ था, जो कंट्री बनी थी, उस कंट्री का कौन सा इनमें से पार्ट नहीं है? तो प्रशिया ने तो जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए शुरुआत की थी, तो ये पार्ट है। बेवरिया भी है, ब्रिटेन नहीं है, और सेक्सोनी भी इसका पार्ट है। तो 1871 के ये 3 तो पार्ट है, तो कौन नहीं है? नॉट पूछा है तो ब्रिटेन, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। 1871 के अंदर यूनिफाई होने वाली कंट्री कौन सी है? जर्मनी, ये याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, द सिंबल ब्रोकन चेन्स, टूटी हुई चेन, ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन सिग्निफाइड, कि टूटी हुई चेन जो है वो किसको दर्शाती है? स्ट्रेंथ एंड यूनिटी, मजबूती को और एकता को, हीरोइज्म को, ब्रेवरी को एक तरह से, बीइंग फ्रीड, फ्री हो जाने को, और रेडीनेस टू फाइट, कि लड़ने को तैयार है। इनमें से कौन सी चीजों को दर्शा रही है? तो ब्रोकन जो चेन है वो बीइंग फ्रीड, कि चेन टूट गई है, मतलब बेड़िया खुल गई है, अब हम आजाद हैं, फ्री है। तो बीइंग फ्रीड आजादी को दर्शाती है ब्रोकन चेन। हीरोइज्म और रेडीनेस टू फाइट, इनके बारे में भी दे रखा है चैप्टर में, द विजुअलाइजिंग ऑफ नेशंस। उस टॉपिक के नेक्स्ट वाले पेज में जाओगे तो आपकी बुक में दे रखा है इनके बारे में। रेडीनेस टू फाइट, इसके लिए तो है आपका स्वॉर्ड, मेरे ख्याल से तलवार जो है वो दर्शाती है रेडीनेस टू फाइट, कि लड़ने के लिए तैयार है। और हीरोइज्म जो आइडिया है, इसको सिंबलाइज किया जाता है ओक, जो एक ट्री है, पेड़ है, उसकी छाल से, उसकी पत्तियों से बना हुआ क्राउन, ताज, उसको हीरोइज्म को उससे दर्शाया जाता है। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जैक्ट डेट और ईयर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। और ये क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ गए तो अच्छा है, और इनको डिटेल में समझना चाहते हो, बड़े क्वेश्चंस का आंसर भी आप चाहते हो कि कैसे मिले, तो मैंने पूरे नोट्स लिखवाए हुए हैं, आप जाकर के चैनल पर पूरा वीडियो देख सकते हो। थैंक यू।